नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी में हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। धराली में भारतीय सेना के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के धराली में हुए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीमें मौके पर डटी हुई हैं। इस अभियान में खोजी कुत्तों और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है ताकि मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 14 राजस्थान राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन के नेतृत्व में 150 जवानों की टीम राहत कार्य में जुटी है। तो वहीं आईटीबीपी के पीआरओ कमलेश कुमार कमल ने बताया कि अब तक 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इनमें से कई को तत्काल मेडिकल सहायता भी दी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्लाउड बस्ट के बाद जो स्थिति वहां पर बनी हुई है और जिस तरीके से जहां तक नजर जा रही वहां तक मलबा नजर आ रहा है और उसमें फंसे लोग, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, राहत बचाव कार्य वहां पर हो रहा है और इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का संयुक्त अभियान देखने को मिल रहा है इस रेस्क्यू के लिए, क्योंकि सभी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है और कितना चैलेंज बना हुआ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि राहत भरी भी इस बात को कह सकते हैं कि मौसम साफ होने की वजह से अब हवाई सेवा शुरू हो गई, यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ने शुरू हो गए हैं और इसकी वजह से रेस्क्यू बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने लगा है। अभी अभी आपको बताएं तो 43 लोगों को रेस्क्यू किया गया है अभी मॉर्निंग में, जब से रेस्क्यू शुरू हुआ है 43 लोगों का अब रेस्क्यू किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के लोग भी, एक परिवार भी शामिल है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का, एक के बाद एक रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्य सचिव वहां पर मौजूद है, उन्होंने अभी भी समीक्षा की है। इसके साथ ही अगर बताएं तो मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर है, सेना वहां पर है। सभी, जिस तरह से आपने भी बताया कि जो खोजी कुत्ते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि वो सभी चीजें की जा रही हैं जिससे कि लोग जो वहां पर फंसे हैं उन लोगों को बचाया जा सके, उन्हें ढूंढा जा सके। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर चीज वो की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, भारतीय सेना हो, जी जान से लगी हुई है। सुबह शाम दिन रात जो है वो लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। और इस अगर बात करें, जितना बड़ा ये ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है, इसे अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाएगा उत्तराखंड का, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन उत्तराखंड ने सिर्फ तब देखा था जब केदारनाथ आपदा आई थी और उसके बाद अब ये ऑपरेशन देखा जा रहा है। केदारनाथ आपदा से इस ऑपरेशन को इसलिए जोड़ा भी जा सकता है क्योंकि स्थिति लगभग एक जैसी है। पूरा मलबा है, मलबे में लोग दबे हुए हैं, लेकिन लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और लगातार जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर टीम्स तो डटी हुई हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर जिनके परिजन हैं उनकी हालत क्या है, किस तरीके से प्रशासन जो है उनको ढांढस बंधवा रहा है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अब खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां चमोली के जोशीमठ में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे पर एक भयावह घटना सामने आई है, जहां चंद सेकंड में पूरा पहाड़ धड़ाम हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के जोशीमठ में जोगी धारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक भयावह घटना सामने आई, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे चंद सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा है, जिससे सैकड़ों टन चट्टानें और मलबा सड़क पर बिखर गया, जिससे हाईवे पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। इस भूस्खलन के कारण जोशीमठ में संचार सेवाएं भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और हजारों यात्री फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन और बीआरओ
की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़क खोलने में समय लग सकता है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितना वक्त लगेगा हाईवे खोलने में? देखिए, मैं बात करूं तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। आज थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों में धूप लगी हुई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रदेश के हर क्षेत्र में जो है भूदसाव हो रहा है। तो कल जोशीमठ में जो भूदसाव हुआ उसमें बहुत ज्यादा भूदसाव हो रखा है, ऊपर से बहुत ज्यादा मलबा आया है, बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हैं। तो उसको जो है पूरी संचार सेवाएं बंद हो रखी है और दोनों तरफ जाम लगा है नेशनल हाईवे पे। तो प्रदेश में इस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रखी है हर जगह। और जोशीमठ में इतना भूदसाव हो गया है कि लगभग शाम तक खुलने की उम्मीद है, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बीआरओ की टीम लगी हुई है। लेकिन मलबा कुछ ज्यादा होने के कारण जो है तुरंत नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मलबा जैसे खुलने की आसार आ रहे हैं वैसे मलबा भूदसाव हो रहा है। तो उसको लेकर लगातार चिंतित है। लेकिन बीआरओ लगातार काम कर रही है, ऐसे नहीं कि वो काम रुका है। चाहे बारिश हो रही है, चाहे भूदसाव हो रहा है, लेकिन लगातार हर विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी लोग भूदसाव के काम को रोड को सुचारू करने में लगे हुए हैं। जी ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां महत्वपूर्ण बैठक, जहां सीएम योगी की आज कैबिनेट बैठक और इसकी अध्यक्षता सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। जहां अटल जी के नाम पर छात्रवृत्ति योजना पर मोहर लगने की संभावना है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने और स्कूलों के विलय के बाद खाली पड़े परिसरों में बाल वाटिका खोलने और 1 दर्जन से अधिक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी मिल सकती है। तो बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू होने वाली नई छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी शैक्षणिक यात्रा सुगम हो सके। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए बजट और पात्रता मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज कैबिनेट की बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है इसमें। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है इसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हो सकती है। जो स्कूलों के बाद विलय जो हुए हैं, जो खाली पड़े हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। वहाँ बाल वाटिका खोलने की बात कही जा रही है कि वहाँ पे बाल वाटिका खोलने जा सकती है, जो प्री नर्सरी के जैसा कॉन्सेप्ट माना जा रहा है, इसको मंजूरी दी जा सकती है। और साथ ही साथ 1 दर्जन से अधिक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिस पर इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है अटल जी के नाम पर छात्रवृत्ति योजना को समझा जा रहा है। क्या कुछ इससे लाभ मिल सकता है? क्या इसका उद्देश्य? बिल्कुल, देखिए जब ये प्रस्ताव आएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह पढ़ने के बाद ये क्लियर हो पाएगा इसमें किस तरह का सावधान रहने वाला है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और प्रस्ताव आ सकता है, जो बाल वाटिका बनाने की बात हो रही है, जो प्राइमरी स्कूल जो खाली हो रहे हैं, जिनका मर्जर हो चुका है, उनमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट रहा है, बिल्कुल इसी तरह सरकार का प्रयास है कि जो बच्चे हैं शुरुआत से ही जो बाल काल की अपने वो कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाई की धारा है उसमें किस तरह से सामंजस्य स्थापित हो, इसके लेकर बाल वाटिका को भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है इस बैठक में। और जो आपने जिस बात का जिक्र किया,
लेकिन अब जो स्कॉलरशिप शुरू होगी अब वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जा रही है। इस दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा भी है और किस तरीके से प्रदेश की स्थिति और खास तौर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर देखिए आज इसमें चर्चा होनी है। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छात्रवृत्ति योजना, इसका किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाएगा, इसको मंजूरी मिलती है कि नहीं, इस पर क्या सुझाव दिए जाते हैं इस कैबिनेट बैठक में सभी की ओर से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक समझी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, ये देखना होगा। तो करते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का, जहां आतंकियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा एंटी टेरर कैंपेन जारी है। कुलगाम में 7वें दिन भी आतंकियों की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर से आतंकियों को लेकर ये खबर है। कुलगाम जिले के अखल जंगल क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ जारी मुठभेड़ आज 7वें दिन भी चल रही है। 1 अगस्त से चल रही है मुठभेड़ हाल के वर्षों में सबसे लंबी आतंक विरोधी कार्रवाई मानी जा रही है। सुरक्षा बल, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं, आतंकियों के खिलाफ इस संयुक्त अभियान को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। हालांकि केवल 1 आतंकी का शव अब तक बरामद किया जा सका है। ऐसा माना जा रहा है कि बाकी आतंकी अभी भी इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके चलते ऑपरेशन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक भारतीय सेना के 6 जवान घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए निकटवर्ती सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अखल के घने जंगलों और दुर्गम इलाकों को देखते हुए सुरक्षा बल अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उच्च तकनीक वाले ड्रोन और सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर लगातार हवाई निगरानी कर रहा है। इससे न केवल आतंकियों की गतिविधियों पर 24/7 नजर रखी जा रही है, बल्कि सुरक्षा बलों की रणनीति भी इन जानकारियों के आधार पर तय की जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख दाऊद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे लंबे समय तक ये अभियान चल रहा है आतंकियों की तलाश के लिए, किस तरीके से सुरक्षा बल जो है डटे हुए हैं? बिल्कुल सही आपने बताया। ये साउथ कश्मीर में इस साल का सबसे बड़ा इनकाउंटर देखने को मिल रहा है। आज लगातार 7वें रोज भी ये इनकाउंटर अभी जारी है साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। आपको मैं बताता चलूं कि सिक्योरिटी फोर्स को एक जानकारी मिली है कि इस एरिया में 2 से 3 आतंकवादी की मूवमेंट है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और वो इनकाउंटर शुरू हुआ और आज 7वें रोज भी ये इनकाउंटर जारी है। जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं कि 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं, बट अभी एक आतंकवादी की जो डेड बॉडी है वो फिलहाल रिकवर कर दी गई है। और वक्फे से आज रात के दौरान भी वहां से जो गोलियों का जो आवाज है वो सुनाई दी गई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है 2 से 3 मिलिटेंट अभी भी इस एरिया में मौजूद है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे जो डॉग्स है, सर्वेलेंस जो ड्रोन है, उनको तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई जारी है। तो ये इनकाउंटर अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए लगातार एनकाउंटर वहां पर किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से, देखिए क्योंकि 1 अगस्त से ये लगातार मुठभेड़ चल रही है, तो क्या कुछ किस तरीके से मुस्तैदी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? फॉरेस्ट एरिया ये बहुत घना फॉरेस्ट है। सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुश्किल हो रही है आगे चलने में, इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्स है वो देख के आगे चल रही है, कहीं उनको नुकसान न हो जाए। मगर उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान मामूली तौर पर जख्मी हो गए हैं। अब ये देखना है कि जो वहाँ पे मिलिट्री छुपे है, कहीं ना कहीं उनका जो हेड आउट है वहाँ पे, उस चीज का वो सहारा ले रहे हैं और फौज अब आगे बढ़ रही है। शायद लग रहा है कि आज शाम तक ये कंक्लूड हो जाए, क्योंकि अभी आर्मी के जो बड़े कमांडर है उन्होंने भी उस इनकाउंटर का जायजा लिया है। तो आज शाम तक इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि शायद आज शाम तक ये इनकाउंटर खत्म हो जाएगा वहां पे। ठीक है शेख दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पूरा मामला, 3500 करोड़ रुपए की वसूली का मामला
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पर इनकम टैक्स द्वारा लगाई गई 3500 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ दाखिल कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये मामला 2018 में कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें आयकर विभाग को 2011-12 के लिए उनके आयकर का पूर्ण मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 साल की अवधि के लिए कर के पूर्ण मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तो देखिए कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स का ये पूरा मामला, 3500 करोड़ रुपए की वसूली का मामला, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर आज सुनवाई बताई जा रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी का ये इनकम टैक्स से जुड़ा मामला है, सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट? दरअसल आज पिछले साल इस मामले पर सुनवाई हुई थी, उस दौरान इलेक्शन का माहौल था, तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं तो इसमें कोई नोटिस के ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि जब अन्य पार्टियों को ये राहत दी जा रही है तो हमें राहत क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया है कि जो इनकम टैक्स की धारा 13A है उसका उल्लंघन किया गया है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि और अन्य जो दल हैं जो कि जिस आधार पर यानी कि कुछ चीजें कांग्रेस दफ्तर से जब्त हुई थी, जो कुछ जानकारियां मिली थी, उसमें कुछ बीजेपी, कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के पार्टियां थी जिनको टैक्स की लायबिलिटी थी, लेकिन आरपी एक्ट के तहत तो उनको छूट मिलने की वजह से वो नहीं दे रहे थे। लेकिन जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुई या जो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को लेके सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जो अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि इस मामले में इलेक्शन को देखते हुए टारगेट बनाया जा रहा है। तो कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या इस मामले में आयकर विभाग फिलहाल कोई नोटिस अभी जारी करेगा, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक हम इस पर कोई नोटिस नहीं जारी करेंगे। हालांकि तब से तक एक लंबा समय बीत चुका है, अब इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि जो आयकर विभाग है उसने 3500 करोड़ रुपए के करीब की लायबिलिटी बनाई है, जो कि 2014 से 17 के बीच लगभग 1700 करोड़ थी, लेकिन अब वो बढ़कर 3500 करोड़ हो गई है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यानी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में हम जो ये अभी पुराने वाले मामलों पर नहीं, मतलब 2014 से पहले के मामलों पर नहीं, लेकिन 2014 से बाद के जो मामले हैं उन पर हम नोटिस देंगे, लेकिन इलेक्शन तक नहीं देंगे। तो आज की जब प्रोसीडिंग होगी तो उसमें ये देखना होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से क्या इनको उसके बाद भी कोई नोटिस दिया गया या फिर आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई जवाब दिया गया। इस मामले में एक चीज बड़ी देखने में दिलचस्प होगी कि जो कांग्रेस की तरफ से माफ कीजिएगा इनकम टैक्स की तरफ से ये कहा गया कि हमने एक और ऑप्शन दिया था कि वो कांग्रेस के लिए, सभी पार्टियों के लिए होता है कि अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी है और अगर वो वन टाइम 20% देने को तैयार होता है तो फौरी तौर पर जो जब्ती का प्रोसेस है वो हम रोक देते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो भी नहीं किया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पिछली सुनवाई में हुई थी, आज जो सुनवाई होगी उसमें ये देखना होगा कि क्या चीजें सामने निकल कर आ पाती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां संभल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, विशेष उनका ये दौरा बताया जा रहा है, जहां सर्किट हाउस मुरादाबाद से संभल के लिए सीएम रवाना। सीएम योगी संभल को देंगे करोड़ों की सौगात, संभल में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और उद्घाटन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आज संभल वासियों को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाने वाली है, जहां कई परियोजनाओं का बताया जा रहा है लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष दौरा, कई बड़े कार्यक्रम संभल में उनके निर्धारित है। बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस मुरादाबाद से संभल के लिए सीएम रवाना, और इसी के साथ अब संभल वासियों को बड़ी सौगात अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे, जिसमें कई परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं जिनसे जनता का लाभ होगा, खासतौर से संभल वासियों को लाभ मिलेगा। और इसी की
बरसात आज संभल वासियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का संभल का ये खास दौरा है। सर्किट हाउस मुरादाबाद से संभल के लिए सीएम रवाना और सीएम योगी संभल को करोड़ों की सौगात इस दौरान देंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज खास दौरा है सीएम योगी का संभल का, क्या कुछ कार्यक्रम? जी, मैं आपको बता दूं, आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका आज दौरा है और इनका जो समय था वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही आज जिलाधिकारी का जो कार्यालय है उसका शिलान्यास करेंगे, साथ ही जो प्रदर्शनी है उसको भी देखेंगे और अन्य योजना जो जन कल्याण योजना है उनका भी आज जो है शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से आज कई योजनाओं को शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और इस तरह से जो सबसे बड़ी बात यह है जो आज दौरा 2027 को लेकर लोगों की माने तो 2027 जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि संभल की बात करें, संभल में 4 विधानसभाएं हैं और विधानसभा तो केवल 3 विधानसभाओं पर सभा का कब्जा और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं संभल की बात करें तो यहाँ पर जो है विधानसभाओं पर कब्जा जो है इनका नहीं है। और अगर लोकसभा की बात करें तो एक लोकसभा संभल लोकसभा की सीट भी सपा के खाते में है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं योगी इस बात को लेकर पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और असमोली विधानसभा क्षेत्र में जब से मुख्यमंत्री बने तो इनके दौरे हो चुके हैं। लेकिन अब असमोली विधानसभा में ही आते हैं। आज भी जो क्षेत्र पड़ता है वो विधानसभा क्षेत्र है जो आज जो नवीन पुलिस लाइन में उनका आज यहाँ पर जो आना है और यहाँ पर जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही एक समीक्षा भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो इस तरह से इनका कई कार्यक्रम भी है। साथ ही इसको लेकर जो कल की धाम मंदिर है उसको भी लेकर यहाँ पर जो है बातचीत होगी, क्या प्रगति है, क्या जनपद में अधिकारियों से बात करेंगे, किस तरह से जो कार्य है जनपद में चल रहा है, क्या है क्या नहीं। इस तरह से जो कहीं ना कहीं अब 2027 को लेकर योगी की निगाह अब संभल पर है कि संभल की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए। जी ठीक है, नजर बना के रखिएगा सीएम के दौरे पर। बहुत शुक्रिया चरण सिंह आपका। और अब रुक करेंगे प्रयागराज से। खबर सामने आ रही है जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, यूपी एसटीएफ ने खूंखार अपराधी को मार गिराया है। जहां धनबाद के खूंखार अपराधी आशीष रंजन को मुठभेड़ में मार गिराया है। तो प्रयागराज के यमुना नगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने धनबाद के खूंखार अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ की शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर चौराहे पर बदमाश से हुई मुठभेड़, जहां शातिर बदमाश आशीष रंजन उर्फ छोटू ने AK-47 और 9 mm पिस्टल से एसटीएफ टीम पर हमला किया। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर में आशीष रंजन ढेर हो गया है। झारखंड पुलिस ने आशीष रंजन पर 4 लाख का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ ने मौके से AK-47, एक पिस्टल और भारी मात्रा में 9 mm कारतूस बरामद किया है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों का पोस्टमार्टम स्वरूप पुरानी अस्पताल में कराया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से बड़ी सफलता मिली है, क्या इस पर जानकारी? और जी, प्रश्न पुनः दोहरा लें आप। देखिए बड़ी सफलता मिली है क्योंकि यूपी एसटीएफ ने खूंखार अपराधी को मार गिराया है। देखिए, यूपी एसटीएफ की टीम थी, प्रयागराज की जो टीम थी वो शंकरगढ़ इलाके में उसको सूचना मिली थी कि झारखंड और बिहार का कुख्यात अपराधी जिस पर 4 लाख का इनाम था ये वहां पर आएगा। इसने पुलिस टीम के जो टीम लीडर थे जयप्रकाश राय, उन पर फायरिंग की है AK-47 से। इसके बाद एसटीएफ ने भी फायरिंग की है। ये पूरी घटना शंकरगढ़ जो प्रयागराज का इलाका है, प्रयागराज चित्रकूट की सीमा पर है, वहां पर ये पूरा मुठभेड़ हुई है। इसके बाद एसटीएफ ने
बिहार और झारखंड में आतंक का पर्याय बने 4 लाख इनामी छोटों को मार गिराया है और इसके पास से AK-47 और 9mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। तो एक बहुत बड़ी सफलता यूपीएसटीएफ को मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपको तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।